एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज की हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक अच्छी वैकेंसी के बारे में, जो कि हर साल वैकेंसी आ रही है और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपको एक सरकारी नौकरी हासिल करने में। हर स्टूडेंट जब पढ़ना स्टार्ट करता है, जब वो कंपटीशन में आता है, तो वो सोचता है कि उसके पास एक सरकारी जॉब हो और वैकेंसी ऐसी होनी चाहिए जो एक ट्रांसपेरेंट हो और जल्दी से उसमें ज्वाइनिंग हो जाए। क्योंकि किसी भी स्टूडेंट के अंदर पेशेंस की बहुत कमी होती है। जब भी स्टूडेंट कोई फॉर्म फिल करता है तो वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी हमारी जॉब लगनी चाहिए। बट गवर्नमेंट जितनी भी जॉब्स होती हैं उनमें थोड़ा बहुत डिले तो होता ही है। करने वाले हैं एमसीआरई 2026 के बारे में। एमसीआरई की वैकेंसी आपकी लगातार 3 साल से निकाली जा रही है और आगे भी आएंगी। अभी 26 में भी इसकी नोटिफिकेशन इसका आ जाएगा आपका। तो इस वैकेंसी में सारी डिटेल, एमसीआरई है क्या, कौन कौन से इंस्टीट्यूट के लिए होता है, इसके अंदर कौन कौन सी पोस्ट पे भर्तियां निकाली जाती हैं, उसका क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, एलिजिबिलिटी क्या रहती है, क्या पूरा ज्वाइनिंग का प्रोसेस रहता है, तो सारी चीजें आज की हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। क्या पे स्केल रहता है, ज्वाइनिंग इंडिया या ज्वाइनिंग लोकेशन क्या रहती है, सारी चीजें आज की वीडियो में क्लियर कर लेंगे। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, बट आपको पेशेंस के साथ बैठना है और वीडियो को पूरा देखना है। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। ठीक है, तो उसकी हम बात करते हैं कि एमसीआरई है क्या। एम्स सीआरई आपका एक कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट है। सीआरई फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट है, जो कि एम्स दिल्ली कंडक्ट कराता है, जो कि 3 साल से कंडक्ट करा रहा है एम्स सीआरई रिक्रूटमेंट। ठीक है, इसमें आपके फर्स्ट जब 23 में हुआ था तब इसमें आपके एम्स कंबाइंड थे, सारे जितने भी ऑल इंडिया में एम्स है एम्स कंबाइंड थे। बट उसके बाद इसमें ईएसआईसी हॉस्पिटल्स जो होते हैं वो भी कंबाइंड थे। तो एम्स और ईएसआईसी हॉस्पिटल जितने भी हमारे इंडिया में है स्टेट वाइज, जैसे ईएसआईसी यूपी, ईएसआईसी एमपी, ईएसआईसी राजस्थान, और जितने भी आपके एम्स हैं, एम्स दिल्ली, एम्स ऋषिकेश, एम्स भटिंडा, एम्स भोपाल, जितने भी एम्स हैं आपके सारे एम्स इंक्लूडेड हैं और आपकी ईएसआईसी हॉस्पिटल इंक्लूडेड थे। फिर नेक्स्ट इन्होंने अभी 25 में क्या किया, कुछ इंस्टीट्यूट और ऐड कर दिए। जैसे 2025 में इसमें कुछ इंस्टीट्यूट ऐड किए गए थे, जैसे कि एलएचएमसी, जिपमर, एंड आपका एक इम्फल में कॉलेज थी मणिपुर, एक आपका मिजोरम में कॉलेज थी। तो इस तरह से कुछ इंस्टीट्यूट को 25 वाले एग्जाम में ऐड किया। हो सकता है 26 वाले एग्जाम में जब ये वैकेंसीज निकालेंगे तो उसमें हो सकता है और भी गवर्नमेंट कॉलेजेस या मेडिकल कॉलेजेस या फिर नर्सिंग कॉलेजेस को ऐड कर दिया जाए। ये इसका पूरा पूरा चांस है। तो आपको इतना क्लियर हुआ कि ये जो वैकेंसीज निकाली जाती हैं उसमें आपको ऑल इंडिया एम्स मिलेंगे, ऑल इंडिया ईएसआईसी हॉस्पिटल मिलेंगे। अभी 25 के अकॉर्डिंग आपको जिपमर, एलएचएमसी, इम्फल और रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्फल था, और एक था आपका मिजोरम। तो ये जो कॉलेजेस थी ये ऐड की गई इस बार। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं अभी कि जो वैकेंसीज इसके अंडर निकाली जाती हैं उनकी जॉब ऑफ लोकेशन क्या होती है। ठीक है, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको कहाँ लोकेशन मिलेगी, कहाँ आपको नौकरी करने का मौका मिलेगा, आपको इतना क्लियर हुआ एमसीआरई 2026 के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि कौन कौन सी फील्ड में इसमें जॉब निकाली जाती हैं। तो बहुत सारे फील्ड में इसमें जॉब निकाली जाती हैं। मतलब ये कि ऐसा नहीं है कि एम्स के नाम पे आपको लग रहा है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ मेडिकल कैडर में जॉब है, ऐसा नहीं है। मेडिकल फील्ड में जॉब नहीं है, इसमें बहुत सारे फील्ड में अलग अलग पोस्ट निकाली जाती हैं। जो वैकेंसीज निकाली गई वो कौन कौन सी वैकेंसीज थी, मतलब किस फील्ड में निकाली गई, तो वो आपकी एक AAO, एक एसएसओ में वैकेंसीज निकाली गई। यूडीसी, डेटा एंट्री ऑपरेटर, इंजीनियर, आपके मैकेनिकल इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बायोमेडिकल इंजीनियर, तो इंजीनियर फील्ड में भी निकाली गई। और भी इंजीनियर थे तो बहुत सारी इसमें निकाली गई, इलेक्ट्रिशियन और आपका प्लम्बर, ड्राइवर, तो बहुत सारी वैकेंसीज थी इसमें। हॉस्टल वार्डन या हॉस्पिटल वार्डन, हॉस्पिटल लैब अटेंडेंट, इस तरह से पोस्ट निकाली गई। पैरामेडिकल में जैसे कि लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर्स, ओटी टेक्नीशियन एंड ईसीजी टेक्नीशियन और डाइटिशियन और फार्मासिस्ट, तो बहुत सारी वैकेंसीज निकाली जाती हैं हमारे एमसीआरई के अंदर। ठीक है, बहुत सारी पोस्ट हैं, तो आप जिस भी फील्ड से हैं आप इसकी तैयारी करो और इसमें फॉर्म फिल करके एक बार चांस जरूर लेना,
क्योंकि मैंने एग्जाम दिया और मैं सिलेक्ट भी हुई, तो मैं अपने पर्सनल ओपिनियन से आपको बताती हूँ कि एग्जाम बहुत टफ नहीं है। अगर आप पढ़ाई करेंगे तो डेफिनेटली आपका इसमें सिलेक्शन का पूरा पूरा चांस है। बहुत अच्छी जॉब है और जॉब लोकेशन के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है। ऑल इंडिया जॉब्स हैं, आपके ट्रांसफर्स भी बहुत इजीली हो सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कह सकते हैं आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, आप इस फॉर्म को फिल करिएगा। अगर आप इस फील्ड में आ रहे हैं, जो भी वैकेंसीज निकाली जाती हैं, कहाँ कहाँ वैकेंसीज निकाली जाती हैं, अगर आप लोगों को अभी भी क्लियर नहीं है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करना। मैं टेलीग्राम पे आपको उसका लिंक और आपको पूरा पीडीएफ सेंड कर दूंगी, कहाँ कहाँ किस फील्ड में निकाली जाती है। अगर आप अपना ऐसा कुछ सीन बना रहे हैं कि आपको नेक्स्ट 26 में एग्जाम देना है, तो मैं उसके लिए आपको बता दूंगी कि कहाँ कहाँ वैकेंसीज एक्चुअल में होती हैं। कुछ वैकेंसीज मैंने आपको बता दी, कुछ फील्ड की मैंने आपको बता दी इन फील्ड में, और इसके अलावा बहुत सारी फील्ड में इसमें वैकेंसीज निकाली गई थी। ठीक है, अभी आपको ये क्लियर, तो अभी आपको ये क्लियर हुआ कि वैकेंसीज आपके लिए है या नहीं, है ना। अगर आपके लिए है तो आप इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए और इसको एक बार इस एग्जाम को प्रिपरेशन करके ही देना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जहां तक मुझे लगता है। नेक्स्ट इसके बारे में हम बात करते हैं कि इसका ज्वाइनिंग प्रोसेस। अगर इसमें आपका नंबर आ जाता है तब आपको इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करने के लिए देते हैं, देन आपको डीवी के लिए बुलाते हैं, देन मेडिकल, देन ज्वाइनिंग। ये पूरा प्रोसेस आपका गवर्नमेंट जॉब जैसे कि हमारे इंडिया का हाल है कि लेट होता ही होता है, थोड़ा सा लेट होता है, जैसे कि आपके 8-9 महीने तो इसमें लग जाएंगे। 8-9 महीने में आपको ये ज्वाइनिंग दे पाएगा, इतना टाइम तो इस एग्जाम में लग ही जाता है। ठीक है, पे लेवल क्या रहता है इसमें, जो वैकेंसीज निकाली जाती हैं उसमें आपका लेवल 4 से लेके, नहीं सॉरी, लेवल 2 से लेके आपकी लेवल 8 तक की पोस्ट है। 8 आपको प्रिंसिपल, बहुत बड़ी बड़ी जो मतलब ऑफिसर लेवल की जॉब्स है उनमें आपका लेवल भी बहुत अच्छा है। ठीक है, जैसे कि आपका सीनियर नर्सिंग ऑफिसर है तो उसका लेवल 8 है, तो इसमें काफी अच्छी जॉब है आपके लिए, मतलब काफी अच्छा पेमेंट है। लेवल 8 में आप अंदाजा लगा रहे हैं ना कि बहुत ज्यादा सैलरी रहेगी, लाइक 1.5 लाख के अप्रॉक्स आई थिंक, तो काफी अच्छी सैलरी है। जैसे कि लेवल 2 या लेवल 5 पे भी 70 के अप्रॉक्स रहती है, तो सैलरी काफी अच्छी है इसमें। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आपको भी एग्जाम देना है तो आप अपना मन बना लीजिए और अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और आपके सब्जेक्ट के अलावा आपका नॉन टेक्निकल भी पूछा जाता है। नॉन टेक्निकल जैसे जीके जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स एंड कंप्यूटर, तो ये सारी चीजें इसमें पूछी जाती हैं। आपको अपने सब्जेक्ट से एक्स्ट्रा इन सारी चीजों को भी तैयार करना होगा, तो एग्जाम इतना इजी नहीं है। आपको सारा सिलेबस अच्छे से पढ़ना होगा, उसके बाद आपको बहुत सारा रिवीजन करना होगा, तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाते हैं और तभी आप एग्जाम को क्वालिफाई कर पाते हैं। अब पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपको करना क्या है कि आप जिस भी फील्ड के हैं सबसे पहले आप अपना एक फ्लो चार्ट बना लीजिए जो आपको कंप्लीट करना है। लाइक आपका फील्ड जो है लैब टेक्नीशियन का है, तो आप अपना लैब टेक्नीशियन का पूरा सिलेबस लिख लीजिए। एंड नॉन टेक्निकल में क्या क्या पूछा जाएगा आप उस चीज को लिख लीजिए। सिलेबस आ रखा था, आप सभी को पता होगा कि एग्जाम में क्या पूछा गया है, तो आप वो सारी चीजें अपने पास लिख के रख लीजिए। अभी आपके पास टाइम है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपना सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे, आप अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। सिलेबस कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सुपरफिशियली कोई भी चीज पढ़ते हैं तो आप एग्जाम में अप्लाई नहीं कर पाते, इसलिए आपको सब्जेक्ट कंप्लीट करने होंगे। पहले सब्जेक्ट में आप सपोज आपके पास बायोकेमिस्ट्री आपने यूनिट पढ़ी है, तो आप पहले बायोकेमिस्ट्री यूनिट को अच्छे से पढ़िए, सारा उसके बारे में डिटेल में पढ़िए। अब पढ़ना कहाँ होता है, बच्चों के ऐसे मैसेज रहते हैं कि पढ़ें कहाँ से, तो आप चाहें तो आप स्टैंडर्ड बुक से पढ़ सकते हैं। तो स्टैंडर्ड बुक्स में भी आप अगर सारी चीजें पढ़ेंगे तो उसमें बहुत टाइम लगेगा और सारी चीजें आप समझ भी नहीं पाएंगे। तो आप स्टैंडर्ड बुक को रख लीजिए अपने पास एक पीडीएफ की फॉर्म में। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो वहां से आप हेल्प ले सकते हैं, उससे अलग आप अपने नोट्स जो आपके सेल्फ नोट्स हैं या फिर आपने डीएमएलटी बीएमएलटी के टाइम पे प्रिपेयर किए हैं, आप उन नोट से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। और आप अपना YouTube से लेक्चर देख लीजिए अगर आपको कोई क्लियर नहीं हो रहा है टॉपिक। उसके बाद आप अपना टॉपिक क्लियर करके, आप अपनी यूनिट को क्लियर करके आप उसके टॉपिक वाइज एमसीक्यूज लगाइए। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज लगाएंगे आप तो उससे आपका टॉपिक क्लियर होगा। ठीक है, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज लगाने के बाद आप उस यूनिट के पीवाईक्यूज करिए, जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है आप उसको अटेम्प्ट करिए। तो ये सारी जो स्टेप्स होती है ना, ये आपको उस यूनिट में मास्टर बना देती है, मतलब वो यूनिट आपको बहुत अच्छे से आ जाती है।
स्टूडेंट्स जो बेसिक गलतियां करते हैं उसमें क्या होता है कि बायोकेमिस्ट्री को उठाएंगे, उसके एमसीक्यूज करना स्टार्ट करेंगे और उनका बायोकेमिस्ट्री यूनिट को उन्होंने अच्छे से कर नहीं रखा होगा। तो होता क्या है कि आपके क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते और आप एग्जाम में भी अप्लाई नहीं कर पाते, तो ये फेलियर का रीजन होता है। तो सबसे पहले आप अपनी यूनिट्स को कंप्लीट करके अच्छे से यूनिट्स को कंप्लीट करें, देन उसके टॉपिक वाइज एमसीक्यूज लगाएं, देन आप पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करें। ठीक है, इस स्टेप पे आप अपनी यूनिट्स को कंप्लीट करें। दूसरा जो है आपका पार्ट नॉन टेक्निकल का, नॉन टेक्निकल के लिए आपको क्या करना है, नॉन टेक्निकल के लिए जो सब्जेक्ट है, जैसे जीके सब्जेक्ट है, जीके में जो सिलेबस दे रखा है, ठीक है, लाइक जीके में आपको रिवर्स के बारे में पढ़ना है तो आप रिवर्स के बारे में पढ़ लीजिए। जीके में बहुत ज्यादा डेप्थ में मत पढ़ना, क्योंकि जीके जो है बहुत बड़ा सिलेबस है, जीके में नहीं पता कहाँ से पूछा जाएगा। बट अभी 25 का जो एग्जाम आया था उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो जीके भी बहुत आसान पूछा गया था। जीके में आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। उसके लिए आप एक्स्ट्रा एमसीक्यूज ना भी लगाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसके लिए पीवाईक्यूज लगा लीजिए। ठीक है, आपने जो पढ़ा है उसका रिवीजन करके लिए, जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है उसको कंप्लीट कर लीजिए। ऐसे ही रीजनिंग के सारे चैप्टर्स को आप कंप्लीट करें, देन उसकी प्रैक्टिस करें। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत आसान होता है, आप अगर प्रैक्टिस भी करेंगे तो आपकी रीजनिंग आपके टिप्स पे आ जाएगी। रीजनिंग एक आपको नंबर दे के जाता है, मतलब रीजनिंग की वजह से आपके नंबर कभी कटते नहीं है इफ आपने पढ़ा हो। अगर रीजनिंग भी आपने नहीं पढ़ा है तो रीजनिंग भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए रीजनिंग एक इजी पार्ट है, आप उसको प्रैक्टिस कर लेंगे। आप रीजनिंग के लिए दिन में आधा घंटा भी दे देंगे ना, तब भी रीजनिंग आपका बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और अभी शुरू में पढ़ लीजिए, उसके बाद तो सिर्फ और सिर्फ आप अपनी मॉक प्रैक्टिस में ही रीजनिंग करिएगा। रीजनिंग ईजी है, रीजनिंग बहुत जल्दी से हो जाता है। फिर आता है मैथ्स। मैथ्स एक इम्पॉर्टेंट है। मैथ्स मैं बताती हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे कि मैथ्स को कभी स्किप मत करना। मैथ्स में अगर आपने थोड़ा भी टाइम दे दिया तो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत अच्छे से नंबर दे के जाता है, और मैथ्स में एरर के चांसेस बहुत कम रहते हैं। अगर कोई क्वेश्चन परसेंटेज से आया है तो परसेंटेज से वो क्वेश्चन आया है, आप उसका फॉर्मूला अप्लाई करिए और वो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा और आंसर आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। जीके का ऐसा रहता है कि जीके में आपको सिमिलर और भी ऑप्शन मिले होते हैं तो आप उसमें तुक्का फिट करते हैं तो वो नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ मैथ्स में बहुत आसान बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप थोड़ा भी मैथ में अगर हार्ड वर्क कर लेंगे तो आपका मैथ्स बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ये मैं कह रही हूँ क्योंकि मैं भी मेडिकल फील्ड से हूँ, मेरा भी बैकग्राउंड यही है और मैंने भी मैथ्स किया है। मैंने DSSB का एग्जाम दिया था, एम्स का एग्जाम दिया था। उस टाइम में मैंने बहुत अच्छे से अपना नॉन टेक्निकल किया और नॉन टेक्निकल में मैंने मैथ्स को टाइम दिया, रीजनिंग को दिया, तो और मैं उसको अप्लाई भी कर पाई। मेरा एग्जाम में बहुत अच्छे से हुआ भी। ठीक है, जितना एम्स में पूछा गया था वो मैं पूरा करके आई थी नॉन टेक्निकल, और टेक्निकल थोड़ा हार्ड आ गया था तो टेक्निकल रह गया था, बट नॉन टेक्निकल पार्ट में पूरा करके आई थी। तो नॉन टेक्निकल बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, आप उसको कर सकते हैं क्योंकि इसमें बेसिक पूछा जाता है। अगर टफ पूछा जाता तो मैं आपसे खुद ही करने को नहीं बोलती, क्योंकि हम जिस फील्ड से हैं, मेडिकल स्टूडेंट जो होते हैं वो उनका नॉन टेक्निकल बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता, तो इसलिए आपके लिए अगर बेसिक आता है तो आप बेसिक को अच्छे से कर पाएंगे। उसके बाद आती है आपकी हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश को भी आप बेसिक पढ़ लीजिए, जो पूछा जाता है एग्जाम में उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ लीजिए। उसके बाद आता है आपका कंप्यूटर, और कंप्यूटर तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि कंप्यूटर में भी बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं, कंप्यूटर भी हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं कि आपको अपना दो पार्ट में जो सिलेबस है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, उसको कैसे कंप्लीट करना है। आई होप सो आप समझ पाए होंगे। तो आप अपने सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर लें, और एग्जाम जब तक हो 26 वाला, जब भी नोटिफिकेशन आए, जब भी उसकी एग्जाम की डेट आए, तब तक आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से सॉलिड हो जाए, बहुत अच्छे से आपको प्रिपरेशन हो जाए, जिसकी वजह से जब भी एग्जाम की डेट अनाउंस हो तो आपके पास कोई प्रेशर ना रहे कि एग्जाम आ गया और हमारी तैयारी नहीं है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट 24 में इस एग्जाम को फेस किए। उनका अगर 24 में सिलेक्शन नहीं हुआ तो उन्होंने 2025 वाले एग्जाम में सिलेक्शन ले लिया। अब जो लोग 25 में सिलेक्शन नहीं ले पाए वो डेफिनेटली 26 में सिलेक्शन ले लेंगे, अगर वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे। जिस हिसाब से मैं बता रही हूँ उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा पढ़ लेंगे, थोड़ा टाइम दे देंगे, तो आपका डेफिनेटली जो 26 में एग्जाम आ रहा है उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको पीडीएफ नोट्स लिंक वगैरह सेंड करती रहती हूँ। और अभी मैं ये सोच रही हूँ कि आपको नॉन टेक्निकल की भी तैयारी करा दूँ, साथ के साथ आप टेक्निकल नॉन टेक्निकल की तैयारी करें। जो लोग टेक्निकल के लिए सीरियस हैं, पैरामेडिकल में जितने भी एग्जाम होते हैं, रेडियोग्राफर, ईसीजी टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, ओटी टेक्नीशियन, इनमें रेडियोग्राफर, इन सब में नॉन टेक्निकल सेम आता है। लैब टेक्नीशियन, सब में नॉन टेक्निकल सेम आता है। तो नॉन टेक्निकल के लिए आपको कैसे पढ़ना है, मैथ्स में आपको कितना पढ़ना है, मैं सोच रही हूँ ऐसा कुछ कि आपको वीडियो के माध्यम से आपको मैथ्स, रीजनिंग और जो भी एग्जाम में पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी कराई जाए। तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और आप अपना व्यू जरूर बताइएगा कि आप कैसा चाहते हैं, कौन कौन किस एग्जाम की तैयारी कर रहा है और उसको क्या हेल्प चाहिए मुझसे, मुझे ज्वाइन करें और जरूर बताएं कि आप किस फील्ड से हैं और आपको किसके लिए और आप किसकी तैयारी करना चाहते हैं और आप क्या पढ़ना चाहते हैं। मुझे टेलीग्राम पे मैसेज जरूर करें। आप मैसेज करेंगे तो मुझे ये पता चलेगा कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो क्या पढ़ना चाहते हैं, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको स्टार्ट करूंगी। जैसे कि मैं अभी टेक्निकल पार्ट लैब टेक्नीशियन के लिए मैंने PYQs में अपने चैनल पे कराती रहती हूँ, तो मैं नॉन टेक्निकल का भी कराऊंगी अगर आप मुझे बताएंगे तब, क्योंकि मुझे ऐसे पता नहीं चलेगा कि स्टूडेंट को चाहिए क्या, है ना। आप जब तक बताएंगे नहीं, आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं ये जान पाऊंगी कि आपको इस तरह से हेल्प चाहिए मुझसे, तो मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगी। तो आप मुझे मैसेज जरूर करिएगा, ठीक है। वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही हो तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहें। थैंक यू सो मच।